तो वीरा कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 4 यार एंसेम्बल के गायक, कंपोजर और प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह से। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं और सिनेमा, आर्ट्स और कल्चरल हिस्ट्री पर लगातार बोलते लिखते रहते हैं। इनके संगीत में पूर्व पश्चिम, मिडीवियल मॉडर्न, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी के दरमियान की दीवारें एक पुल सी हो जाती। मदन जी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि आप हीर, कबीर और जॉन लेनन को एक ही प्रोग्राम में गाते हैं। खासतौर पर मुझे 2016 की राजस्थान कबीर यात्रा में नोखा के गांव में आधी रात में गाया हुआ जॉन लेनन का इमेजिन आज भी याद है। बहुत से कलाकार इन सबको गाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार एक शहर, गांव, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, बुल्ले शाह और जॉन लेनन के बीच के फासले को इस कदर और इतने सहज तरीके से पाटते हुए नहीं सुना। तो आप इन बाउंड्रीज और फर्क को किस तरह देखते हैं? तो मेरा ये हिसाब रहा है कि मेरी खुद की जो मेरी फैसिनेशन जो रही है वो ये है कि ओवरलैप कहाँ होते हैं बाउंड्रीज़ के। वो एरिया मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो बिल्कुल आप अगर आप मैप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़बान चलते चलते एक जगह ख़त्म हो जाती है और दूसरी जगह भी शुरू हो जाती है। ये बात कमोबेश लोगों की जो लार्जर कल्चरल कॉन्शियसनेस है उसमें भी ये बात जो है उसके अंदर एम्बेडेड है। हालांकि उसको बहुत से लोग अब इस तरह से देखते हैं कि वो नहीं साहब, हम अलग हैं, और हम अलग इस तरह से कि हमारा और इनका तो कुछ है ही नहीं आपस में। इस चीज़ को हमारी जो तवारीख हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही किस्म की तवारीख हैं, तवारीख मतलब तारीखें कई किस्म की हैं। उसमें जो क्रिएटिव इंक्लिनेशन थी एक जो ओपन एंडेड थी, जो कि ट्रैवलिंग इंक्लिनेशन थी, वो डायलॉग में उनका एक बड़ी दिलचस्पी रही। और उन्होंने जहाँ भी गए हैं उन्होंने इस बात को इस तरह से अंडरलाइन किया है कि ये जो हम नया डायलॉग पैदा कर रहे हैं ये मिडल ऑफ द रोड डायलॉग है। इसमें आप अपनी ज़बान की कोई चीज़ सरेंडर करेंगे और मैं अपनी ज़बान की कोई चीज़ सरेंडर करूँगा ताकि हम एक दूसरे तक पहुँच सकें। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी ज़बान ख़राब हो गई और मेरी ज़बान ख़राब हो गई। आपकी ज़बान अपनी जगह है, इनकी ज़बान अपनी जगह है। वो जो मिडल ऑफ द रोड जो लैंग्वेज पैदा हुई है वो परमानेंट लैंग्वेज नहीं है, वो आपने बनाई है और जो नया बंदा आएगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। जितना कुछ हम गा रहे हैं एज प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट या थिएटर पर्सन्स, जो मेरा काम रहा है सिनेमा में भी और जो सफदर और एम के रायना के साथ रहा है, एम के साथ भी रहा है, और जो मेरा काम रहा है एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, जो मेरा काम कुछ आर्टिस्टों के साथ भी रहा है, उन सब के अंदर ये जो चीज़ है मेरे ख़ुद के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक एंजाइटी का पीरियड देखा है मिड 70s से लेके और पोस्ट 1984 तक, और उसके बाद ये जो एंजाइटी का पीरियड है या दुख का पीरियड है ये फिर एक कंडीशन ऑफ लाइफ बन गया। लेकिन जो मतलब कहने का मतलब ये कि वो चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई। तो अगर एलिमिनेट नहीं हुई तो क्या हम अपना काम छोड़ दें? क्या उसके जो रजिस्टर्स हैं आपकी जो जिसे हम कह सकते हैं कि आप कोई चार चीज़ को असर्ट कर रहे हो कि भैया हमारी हिस्ट्री जो है हमें ये बताती है, आपकी हिस्ट्री की अप्रोच ये है कि हम ये हैं तुम वो हो। हमारी हिस्ट्री ये बताती है मैं इसको फिनोलॉजिकली इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि जो स्वतंत्र है वो क्या है। स्व है मैं, और तंत्र को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि तंत्र जो है
वो तत्र और नेजलाइजेशन का जो है एक कॉम्बिनेशन है। तो तत्र का मतलब है देयर, नेजलाइजेशन का मतलब है रेजोनेंस। आई आई एम देयर, आई एम देयर इन अ रेजोनेंट वे। तो इसका ये मतलब है कि आपकी पोजीशन जो है वो फ्लूइड हो गई इस सेंस में कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर विद समवन। तो वो कहता है ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, तो उसका आखिरी लाइन यही है ना, बुल्ला शो ओ खड़ा है कौन। वो पहले ये कहता है अव्वल आखिर आपने जाना, मैं तो ना कोई और से आना, nobody is wiser than I am, I consider myself as the beginning in the end, then finally इस सब के बाद वो कहता है बुल्ले बुल्ले शो ओ खड़ा है कौन, बट हु इज इट हु स्टैंड्स देयर। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के अंदर दिल हारने के लिए स्पेस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस करते करते ये नहीं है कि ओवरनाइट आपको इस बात की ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आज यहाँ हैं और कल इनके साथ मिल जाएंगे जो कि इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। आपकी जो जिससे ना हमने कैंपेन शुरू किया था आर्टिस्ट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, जिसमें रायना साहब भी थे, एन के शर्मा भी थे, सब लोग थे, शोभा मुदगल भी रही हैं उसके अंदर। तो आर्टिस्ट अगेंस्ट कम्युनलिज्म के अंदर क्या हो रहा था? आर्टिस्ट अगेंस्ट कम्युनलिज्म के अंदर टेक्स्ट को इस तरह से क्लेम किया जा रहा था ताकि वो हिस्ट्री की जो लार्जर इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन है उसको कोई बाहर से बंदा आके सबवर्ट ना करे। ये नहीं है कि बंदे हिस्ट्री में ऐसे हुए नहीं हैं जो कि जालिम रहे होंगे, जिन्होंने एक किस्म की चीज़ अपनी जो है फोर्स करने की कोशिश की होगी, पर यह भी उतना ही सच है कि ऐसे बहुत सा लंबा एक इतिहास है लोगों का जिसमें लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये नहीं चलेगा, हम कुछ और हैं, हम कुछ और हैं और हम इस चीज़ को जो है हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे, हम इससे अलग नहीं हो सकते। देयर इज़ नो वे कि हम अपनी एक रिजिड आइडेंटिटी को लेके हम कहें कि साहब बस हम यही हैं, हम और कुछ नहीं है। मतलब ये चीज़ बार बार आती है ना, हम पता नहीं ये मैं अभी कल ही बात कर रहा था कि मुरली बाज उठी अणकाता, ये जो फ्लूट है ये अपने आप क्यों बजने लगी? मुरली बाज उठी अणकाता, तो ये जो फ्लूट है अपने आप क्यों बजने लगी? ये अपने आप इसलिए बजने लगी कि वो मुरली के अंदर बहुत से डाइवर्स एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप शामिल होने लगे, जिसमें लवर भी है, जिसमें वर्कर भी है, जिसमें ट्रेडर भी है, जिसमें घर में बैठी औरत भी है। और मुरली उनसे अपने आप बजते हुए क्या कह रही है? दो चीज़ें, कि मैं ये जो मेलोडी प्रोड्यूस कर रही हूँ, ये मेलोडी इससे भी पैदा मतलब इससे भी पैदा हुई है, लेकिन इसकी बॉडी पे बहुत से वुंड है। ये बात रूमी से भी शुरू होती है और आपको ये बात बाबा बुल्ले शाह में नजर आती है। बाबा रूमी का एक पूरा का पूरा वो है पोएम है जिसमें वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन तो नहीं, आउटसाइडर्स इन्फ्लिक्शन of wounds on the body of this bamboo stick, leading to the production of melody, which is about agony, which is about pain, which is also about the need to create love. ये जो principles हैं, the need to also share, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कम्युनलिज्म जो है वो फाइट करने के लिए ये काफ़ी नहीं है, ये असर्शन कि हम एक हैं। आपको नए एस्थेटिक्स की ज़रूरत है कि आप वो नया एस्थेटिक पैदा कर रहे हैं।
the need to continuously engage with multiple texts. That is the most important thing. I'm born a Sikh. मैं एक सिख परिवार में पैदा हुआ हूँ. But all my life I have sung the Sufi texts. I have sung cross-cultural texts. आप मुझे कहेंगे था अच्छा क्या आप, मैं बौदलेयर गा रहा हूँ, मैं लौरका गा रहा हूँ, मैं उनको गा रहा हूँ पंजाबी में, मैं जॉन लेनन गा रहा हूँ, मैं साइमन गारफंकल गा रहा हूँ, मैं लेनर्ड कोहेन गा रहा हूँ. ना सिर्फ ये, मैं बहुत एंशिएंट चाइनीज पोइट्स भी गा रहा हूँ. कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं महमूद दरवेश को भी गा रहा हूँ. ये जो एस्थेटिक नीड है अपने आप को खोलने की और दुख में शामिल होने की, तो दुख हमारे चारों तरफ फैला हुआ है सर. और वो दुख, ये जो पूरा का पूरा कम्युनलिज्म का, लोग जैसे कहते हैं कि साहब अच्छा व्हाट अबाउट द नेशन. आई सेड यस, व्हाट अबाउट द नेशन. आप बताओ नेशन क्या चीज़ है. यहाँ से शुरू करते हैं. आप एक सेंट्रल इंडिया के हार्ट में बैठे हुए हो और आप जो है कि पेरिफेरी के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है. कभी आपने सोचा इस बात पे? पेरिफेरी क्या है? पेरिफेरी, लेट्स से द पेरिफेरी इज मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड. आपकी पेरिफेरी के साथ क्या आपकी रिलेशनशिप है? आप उसको किस तरह से सिमुलेट कर रहे हो इन द लार्जर सॉर्ट ऑफ दिस क्या कहते हैं ऑरेटिक सॉर्ट ऑफ नोशन ऑफ नेशनहुड. इस ऑरा को आप डिफाइन करो ना. आपके इंक्लूजन के लेयर्स क्या हैं? हाउ डू आई टॉक? आई मीन फॉर इंस्टेंस, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से लड़की या लड़का यहाँ रह रहे हैं, आपकी उनके साथ किस किस्म की डायलॉग है? दैट्स एन इम्पोर्टेंट इशू. और अगर आप डायलॉग जो हैं आपके वो यही हैं कि हम तो सेंटर हैं, आप पेरिफेरी हैं, बट इट्स अ मैप, आई एम कमिटेड टू दिस मैप. तो आपका पूरा का पूरा आइडिया जो है टोपोग्राफी का है. आपका जो आइडिया है उसके अंदर एक हायरार्की है. जैसे होता है ना वो पेनॉप्टिकन, एक होता है, एक नोशन है पेनॉप्टिकन की, शायद ये उसकी है, क्या नाम है, आपको पता होगा. पेनॉप्टिकन में क्या, नहीं बेंथम की है, नहीं बेंथम की नहीं है, दूसरा एच से नाम शुरू होता है, नाम भूल रहा हूँ मैं. तो आप ऊपर बैठे हुए हो, आप सबको देख रहे हो, जो ऐसे ऐसे चलता है वो पेनॉप्टिकन. तो स्ट्रक्चर ये है, आर्किटेक्चर ये है. आप वहाँ बैठे हो, you will be able to see the next level, the next level, the next level, the next level. The level below will not be able to look upwards. आप ऐसी लेयर्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें जो सबसे नीचे बैठा हुआ है अब वो सबसे ऊपर बैठे हुए को देख रहा है. थिंग्स विल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल. तो पेनॉप्टिकॉन की जो नोशन है वो आपके टोटल रेटरिक ऑफ नेशनहुड के साथ जुड़ी हुई है. तो कैन वी मेक दिस नेशनहुड अ लिटिल मोर इंक्लूसिव? एज आर्टिस्ट वी आर डूइंग इट. But as a kind of a political sort of conscience, can we do that? It's not enough to say ना कि अच्छा मैं तो नेशन की बात कर रहा हूँ जी, हम तो नेशन की बात करते हैं. आपके जो है ना वहाँ बैठे हुए जितने भी टेलीविजन के ऊपर, तो हमने तो देखना बंद कर दिया उस दिन से. हम नेशन की बात करते हैं. आप कैसे नेशन की बात करते हो भैया? बताओ नेशन चीज़ क्या है भाई? आई वॉन्ट टू नो. मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप ये जो तकरार की बात कर रहे हैं ना, दो तरह की तकरार है कि किस तरह का देश, समाज या नेशन बनाना चाहते हैं. उससे पहले जो दूसरी तकरार जो है कि एक अपनी परंपरा, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री, आप जिसमें आप बुल्ले शाह, सा लतीफ़, कबीर है, कोई मीरा है, तिरुवल्लुवर है, लाल देद है, चैतन्य है. ये जो टेक्स्ट है वो लोगों में बसे हैं, लोग इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं. और ये टेक्स्ट का खूबी यही है कि इसको लोग जो क्लेम रिक्लेम करते हैं वो इन टेक्स्ट के जरिए करने का कोशिश करते हैं. तो ये इनकी ताकत है कि ये रचे बसे हुए हैं. लेकिन जब आप इसको जॉन लेनन से या कोहेन से या किसी ग्लोबल एक सिमिलर तरह की जो लाइन है उसे जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इन्हीं की बहुत संकीर्ण रूढ़िवादी रीडिंग करते हैं, जैसे कबीर के राम को वो अयोध्या का राम बना देते हैं. तो ये जो पूरा रिक्लेमिंग प्रोजेक्ट है जो हर तरफ से चल रहा है, दो तरफ से नहीं, हर तरफ से चल रहा है,
इसमें ये सवाल आ जाता है कि लोग उसको आपने गाया एक तरीके से उसको, लेकिन लोग उसको सुनेंगे कैसे, वो रिसेप्शन कैसे होगा उसका, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो उसको कैसे हम साथ में देख सकते कि एक आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है लेकिन समाज उसको उस तरह से ले। और ये मैं इसलिए विशेष तौर पे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब जो राजस्थान कबीर यात्रा का बात करें जहाँ मेरा पुलिस डिपार्टमेंट साथ काम कर रहा है, आप एक लंबी हिस्ट्री सारे, बहुत सारे लोग एक लंबी हिस्ट्री सारे जो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़े हैं, तो लेकिन जब वो पुलिस और आप आर्टिस्ट एक साथ बैठते हैं, एक एक को ऑर्गेनाइजर के रूप में एक एक तख्त पे बैठते हैं, तो लोग उसको किस तरह से देखते हैं? लोग इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे याद है हम कबीर यात्रा में एक गांव में थे, बहुत साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गए। तो हम गा रहे थे और हमने फाइनली आखिर में एक बहुत ही पॉपुलर जो है ना कल्चर से एक नंबर लिया, दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर की हमने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई और लोग नाचने लगे। लोग नाचने लगे तो जब ख़त्म हुआ पूरी कहानी बताई, वो बंदा कैसे अफगानिस्तान से आया और उसकी क्या एंगेजमेंट थी पॉपुलर कल्चर में मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ। और फिर ये भी बताया कि ये गाना जो है सन 1933 या 34 में लिखा गया, फिर 1950 में एक पाकिस्तानी फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। ये सारी चीज़ें बताई हमने और उसमें ये भी बताया कि जैसे वो औरत जो कह रही है कि चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा मैं बालन नहीं है, कि चार तेरे चिराग हमेशा जलते रहे और पांचवा मैं जलाने आई हूँ। यानी इट्स अ बिग क्लेम, एक मतलब अजीब फेमिनिस्ट असर्शन है वो। तो बात ये कर रहे थे तो सडनली जब ख़त्म हुआ तो उसमें ऑडियंस में एक अनाउंसमेंट हुई कि अब हमारे यहाँ जो है ना मेघवाल साहब आ गए हैं। मेघवाल साहब जानते हैं, जो उस वक्त शायद मिनिस्टर थे, अभी मिनिस्टर हैं, उस वक्त शायद वो लॉ के मिनिस्टर थे, यहाँ कल्चर भी शायद उनके पास था। तो मेघवाल साहब कुछ गाना गाते हैं, वो खड़े हुए वहाँ, उनको माइक दिया गया ऑडियंस में ही, तो उन्हें गाना गाना शुरू कर दिया। उनके साथ अपनी ऑडियंस थी, तो उनके साथ रहे होंगे बहरहाल उनके अपने 40-50 लोग। क्या उन्होंने क्षमा बांध दिया, इज वेरी गुड सिंगर और वेरी गुड सिंगर। और वो बात जो है वो आ, 2 दफ़ा हुआ हमारे साथ ये वाक़या। एक दफ़ा हम किसी और विलेज में थे तो वहाँ पे एक साहब आए और वो स्टेज के ऊपर, वो साधु थे, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कबीर को मुसलमानों ने बहुत तंग किया और जो डिस्पेंसेशन ऑफ द डे थी उसके साथ जो है उनकी हमेशा वो उनके तशद्दुद में रहे वगैरह वगैरह। हमें समझना है कि साहब ये क्या वो शुरू कर दिया इन्होंने मसला। और कबीर साहब के बारे में कुछ अजीब सी बातें उन्होंने कहीं। तो भी शबनम विरमानी जो हैं वो पहले तो स्टेज पे गई, उन्होंने पहले उस बात की जो है वो उसको नकारा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की, उसके बाद हमारा नंबर आया, हम गए, हमने भी उसको नकारा। मेघवाल साहब के साथ हम कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी। अब ये एक मसला है, ये एक रियल प्रॉब्लम है। आप जब काम कर रहे हो तो आप मतलब कितनी डेप्थ और कितनी शिद्दत के साथ एक नॉलेज की स्पेस एक पैशनेट वे में क्रिएट कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप गाना गा रहे हो। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि एक कल्चरल एक्टिविस्ट के लिए या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए गाना गाना, अच्छा गाना गाना काफ़ी नहीं है। उसको हिस्ट्री के रजिस्टर्स खोलने होंगे, उसको पैशन के रजिस्टर्स खोलने होंगे। इसीलिए मैं लेफ्ट के साथ कहता हूँ कि हमारा जो आखिरी जो बड़ा काम हुआ है लेफ्ट एस्थेटिक्स में, वो हुआ है विद प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, आईपीटीए के साथ। उसके बाद जो एक छोटा सा काम हुआ है वो हुआ है पंजाब में हुआ है, तेलंगाना में हुआ और कोलकाता में हुआ है, लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं था जिसमें ये 2-3 चीज़ें जो हैं इकट्ठी आएँ। एक, आपके गाने के अंदर ताकत होनी चाहिए, एक उसके अंदर एक हिस्टोरिकल इंसाइट होना चाहिए जो आप शेयर करेंगे, तीसरा आपके गाने के पास जो है एक
जो है एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी होनी चाहिए, और चौथा उसके अंदर ये है कि आपके पास उस इंटेलेक्चुअल एनर्जी की ट्रांसमिशन होनी चाहिए पैशनेट वे में। आपके पास वो लोग भी आए एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस जो बिल्कुल एक कम्युनल स्पेस में खड़े हैं, वो आपके साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन आंसर्स, वो बैठ गए आपके साथ रात को। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ बार बार हुआ है। बांग्लादेश में मैं वर्ल्ड लिटरेचर सेंटर में एक तारकौस्की जो फिल्म मेकर हुए हैं, इनके ऊपर एक वर्कशॉप कर रहा था 7 दिन की। तो 7वें दिन जब मैंने ख़त्म की, उसमें बड़े रेफरेंसेस आ रहे थे। उसमें अपना नजरुल भी थे उसके अंदर, मतलब जीवनानंद दास भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, शक्ति चट्टोपाध्याय एंड ऑल दैट, जितने आई कुड नो। तो बॉल बॉल छोटे मोटे जो मैं जानता, लालौन, राजा हसन, ये सब आ रहे थे। तो उसमें जाहिर है कुछ ऐसे लोग भी थे। फाइनली जब ख़त्म हुआ, एक्चुअली माई वर्कशॉप नेवर एंडेड। उसमें क्या होता था, आफ्टर द वर्कशॉप पीपल विल कम टू माई होटल। अब वर्कशॉप ख़त्म हुई 6 बजे शाम के, वो मेरे होटल में आ गए। होटल में आके वो 10 बजे तक मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसमें कुछ दारू वारू नहीं हो रहा है, और मेरा खाना डिलेड हुआ जा रहा है, बिकॉज आई कॉन्ट ट्रीट 10 पर्सन्स टू डिनर बिकॉज आई हैव लिमिटेड मनी। अब उनको भी समझ आया 10 बजे के हिसाब, सरदार जी का बहुत दिमाग खा लिया, अब निकलो यहाँ से। आखिरी दिन जब ख़त्म हुआ, तो उसमें जो ज़्यादा ढीठ किस्म के लोग थे, जिनकी समझ बदलती गई, वो मैं बस में जो चढ़ा, उन्होंने एक बस मंगाई। तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने मुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए बस क्यों मंगाई है। भाई साहब, वो बंदे जो हैं अंदर, 35 बंदे चढ़ के बस के अंदर, और वर्कशॉप चली जा रही है। टिल टिल दे सॉ मी ऑफ एट द गेट, वर्कशॉप चल रही है। और वर्कशॉप खास तौर पे उन लोगों के लिए थी जो लोग जो है इनिशियली बिल्कुल एक अलग आवाज लिए हुए थे। दैट्स ए ह्यूज एक्सपीरियंस। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान कबीर यात्रा के अंदर 2 दफा मेरे साथ ये हुआ। बंदे आ गए, बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही। सिर्फ यही नहीं है, अंदर भी होती है बात। मैंने एक स्टैंस लिया, आई थिंक सत्संग था, एक विलेज में थे। अगले दिन सत्संग था, उसमें टिपानिया साहब बैठे हुए थे, शबनम विरमानी बैठी हुई थी, मैं था, बिंदु मालिनी बैठी हुई थी, हम लोग बैठे हुए थे सब। तो बात हुई, तो क्या कबीर की पैरेलल इंटरप्रिटेशन हो सकती है other than that which is being practiced by, let's say, शबनम विरमानी एंड टिपानिया साहब? तो मेरा ये था कि हाँ, हो सकती है। मेरा ये भी था कि कबीर जो है असर्ट करता है ईगो, एक नए ईगो को, और वो जो ईगो है, सरेंडर का ईगो नहीं है। ये बात बिल्कुल थोड़ी सी जो है तकलीफ दे बात थी, थोड़ी देर। टिपानिया साहब तो बड़ी उसमें से सुन रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, देखो बात ये है, एंड अभी जो पंचगनी में हमारा जो हुआ है, पंचगनी के अंदर देखो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, उनके साथ भी इसी तरह से बात चली। देखो अबाउट, मैं समझता हूँ कि पंचगनी के अंदर होंगे कोई डेलीगेट्स अबाउट 200 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर बनेंगे बाद में। इनमें देर आर नॉट नेसेसरली ओनली सेक्युलर पीपल, देर आर अदर पीपल ऑल्सो। और वहाँ बातचीत चल रही है। एक तो आप रिफॉर्मिस्ट एजेंडा लेके आ रहे हो, कम्युनलिज्म का जो इश्यू है, क्या रिफॉर्मिस्ट एजेंडे में सेटल हो जाएगा, ये एक सवाल है। रिफॉर्मिस्ट एजेंडा के अलावा कबीर ने कुछ कहा है? अगर हम कहते हैं सबहू थोर जमात हमारी, सब सभी थोर पे मेला, हम सब माए सबहू हम माए, हम हैं बहुरी अकेला। हम हैं बहुरी अकेला क्या मतलब है? ये प्रैक्टिशनर है। हम हैं बहुरी अकेला जो है प्रैक्टिशनर है, जिसके पास इस सबको जो है वो मतलब देखता भी है, उसके अंदर लिव भी करता है, चेंज भी होता है, फिर अपने आप में जो जाता है।
तो दोनों चीज़ें सिमल्टेनियसली चल रही हैं। और मैंने ये बात ये कही थी पंचगनी में कि वी कैनॉट हैव ए काइंड ऑफ अ फ्लाईओवर अप्रोच। फ्लाईओवर अप्रोच का मतलब है कि हम यहाँ खड़े हैं, हमने आज सीधे छलांग लगा दी कॉस्मोस पे। जो वो बात कहता है ना, आई एम नॉट अ ग्रेट एडमायरर ऑफ फूको, बट फूको एक जगह पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कंसर्न योर सेल्फ विथ योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। जो हमारे पॉपुलर उसके अंदर जो एडेज हैं विजडम में, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ का मतलब क्या है? इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू एलिमिनेट योर सेल्फ। फूको इसके अगेंस्ट आता है, ही सेज कंसर्न योर सेल्फ विद योर सेल्फ। यानी आपके पास जो मटेरियल रियलिटी है उसके साथ एंगेज किए बगैर आप कॉस्मोस में जंप नहीं लगा सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां खड़े होके आप वहां नहीं गए, यहां खड़े होके पहले ये बात जो है, उस दिन मैं आप बात कर रहा था गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव यही कह रहा है ना, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, कि मेरी रिफ्लेक्शन का जो 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 रोशनी है वो इस दुख को समझे बगैर नहीं मतलब रोशन नहीं होती है। तो इसलिए जो नई एस्थेटिक्स हैं उसके अंदर नई इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो क्या हम उन पॉसिबिलिटीज के साथ रूबरू होने की कोशिश करते हैं? टू द एक्सटेंट पॉसिबल वी डू। क्या हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर इरेजर्स हैं? हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छुपाते हैं? क्या हम कुछ चीजें हैं जिनको हम नहीं बात करते हैं? आई विल हैव टू से यस, हम सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा करते हैं। हम हर चीज़ जो है पब्लिक स्पेस में आके नहीं बोल सकते हैं, उससे लोगों को परेशानी या दुख होता है, हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम अपनी बात को समझाने का एक तरीका ढूंढते हैं, जिसको मैंने पहले भी आपसे कहा था कि साइड वे ग्लांस, है ना। अपनी कनखियों से जो है ना बात जो है ना ऐसे है कि उसकी एक अनकॉन्शियस क्रिएट करते हुए चलते हैं। तो दैट्स अ स्ट्रेटजी। आप हर चीज को डायरेक्टली, हम इसे कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन डायरेक्ट डिस्कोर्स। इट्स नॉट, और यहाँ इसको कहते हैं नॉन इंडिफरेंट डिस्कोर्स। ये इंडिफरेंट डिस्कोर्स नहीं है, दिस इज नॉन इंडिफरेंट डिस्कोर्स। लेकिन ये इस तरह से चलता है कि हम धीमे 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 एक मेज में चलते हैं, चलते चलते वहाँ पहुँचते हैं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो मसला है ना, क्या हम सिर्फ गाना गाने जा रहे हैं इस होप में कि लोग जो कम्युनल हैं वो हमारी आवाज़ सुनेंगे और कुछ कुछ वो समझेंगे कि साहब ये इंक्लूसिव स्पेस है। इस मैप को हमें बिल्ड करना है, इस मैप को हमें लिबरेट भी करना है। तो उसको करने के लिए आपको नई स्ट्रेटजीज की ज़रूरत है। आप उसको करने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत बड़ी एक नई जमात पैदा हो रही है, बच्चों की खास तौर पे, जो इन मसलों पे बहुत, जिनकी गहन नज़र है। वो बात करते हैं आके, मतलब अब मैं तो अपना ऑलमोस्ट एक रिटायरमेंट के पीरियड में हूँ ना, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो बात करते हैं कि साहब मदन जी ये बताइए कि इनका क्या किया जाए। अब ट्रेडिशनली हम गाएं तो कैसे गाएं? क्या हम कुमार गंधर्व के एक्सटेटिक मोड में गाएं, या हम सिर्फ इसको रूरल एनर्जी की उस सेंस में गाएं जैसे कि पानिया साहब गा रहे हैं? यहाँ कोई तीसरा तरीका भी है? ऐसे तरीका तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैंने बनाया एक तीसरा तरीका। इट हैज़ इट्स लिमिटेड एफिकेसी, लेकिन एक अटेम्प्ट है। इट हैज़ ए लिमिटेड, मतलब आई एम नॉट अ स्टेडियम सिंगर। तो मेरी जो सिंगिंग है वो यही है कि मेरी एक ऑडियंस होगी। अगर मैं JNU में जाऊँगा तो मैक्सिमम 500-600 बंदे। एक ही दफ़ा JNU में गाया हूँ जहाँ पे तकरीबन 2000 बंदा आ गया, और वो भी आके जो है नीचे से आवाज़ें करने लगा,
रब्बी रब्बी रब्बी, मतलब रब्बी को अब रब्बी वहाँ खड़ा था, वो भी आया था गाने के लिए, यानी वो सब लोग उसे सुनना चाहते थे। तो उस समय तो मदन गोपाल, ओ यार मदने अब छोड़ यार स्टेज, लेट रब्बी कम। मेरा जो तबला प्लेयर था वो बिजक गया, उसने माइक मेरे से छीन के उनको खूब सुना दिया कि ये आपको पता नहीं ये क्या गाया जा रहा है, रब्बी 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 लगाए जा रहे हो। मैंने रब्बी की तरफ देखा, ओ पाजी लगे रहो तुसी, चिंता ना करो। वो आया, उसने आवाज़ उठाई, बुल्ला की जाना है। वो स्वरा भास्कर में ले गई थी वहाँ, एक और दूसरे में, तो वहाँ भी रब्बी मेरे साथ था। तब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। इट वाज अमेजिंग। रब्बी ने ये काम किया है। रब्बी ने क्या काम किया है, मैं आपको बताता हूँ कि रब्बी ने नए एस्थेटिक की शुरुआत की है, बुल्ला की जाना मैं कौन। क्यों? क्योंकि उसने बुल्ला की जाना मैं कौन के अंदर ना इस तरह से गाया है जैसे एक असल फिल्म है। उससे पहले बुल्ला की जाना मैं कौन के जो वर्जन आप सुन के देख लीजिए, उसके अंदर यह है कि मैं नकारा हूँ यार, मैं तो बहुत कुछ नहीं हूँ यार। जब रब्बी ऐसा गाता है बुल्ला की जाना मैं कौन, तो वो उसको इस तरह से गाता है जैसे कि वो एक असर, मतलब एक रेडिकल असर्शन है कि मैं नहीं हूँ भैया, मैं नहीं, ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये असर्शन का जो पहला, उसके साथ ही उसका दूसरा गाना था तेरे बिन। तेरे बिन में वो क्या कर रहा है कि साहब मैं सारी दुनिया घूम रहा हूँ यार, हर दुनिया में यही मसला है, मैं क्या करूँ। तो रब्बी वॉज ह्यूज एट दैट टाइम एंड ही वॉज, जो रब्बी का काम इसेंस। तो मैं यहाँ ये चीज भी सामने, जैसे ना इसमें एक ओपनिंग करी थी, जो की थी वो थी शबनम विरमानी ने। शबनम विरमानी ने इस तरह से कोशिश की थी, हालांकि उसकी ट्रेनिंग जो थी वो बेसिकली कालूराम बामनिया, टिपानिया साहब, इन लोगों के जरिए थी। लेकिन उसने क्या किया, अपने पैशन के अंदर वो ट्रेनिंग तो कर गई थी कोलंबिया से, यहाँ आके वो उनके वो फिल्म बनाना शुरू पे किया उसने। फिल्म बनाते बनाते, ट्रैवलिंग करते करते वो बन गई, क्या कहते हैं, सिंगर। उसकी सिंगिंग के अंदर उसका पैशन जो है ना, उसको आप अनडिनाइबल है। द पैशन ऑफ कालूराम बामनिया एंड द पैशन ऑफ टिपानिया साहब इज अनडिनाइबल। तो ऐसा नहीं है कि उनके पैशन की वो नहीं है, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको जो ओपन किया जिन लोगों ने एस्थेटिक लेवल पे, उसमें मैं आई विल ट्रीट विरमानी एज अ सिग्निफिकेंट signature. I will also treat Bindu Malini's work with वो जो है ना वेदांत, और वेदांत और एक लड़की है, बिंदु ने एक लड़की के साथ मिलकर जो काम किया वो बहुत बढ़िया है। वो ही वहीं की है, बेंगलोर की लड़की है, बहुत बढ़िया काम है। वो नहीं आई कभी कबीर यात्रा में। वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अदर गर्ल हु इज कमिंग दिस ईयर, दिस इज अनदर गर्ल। बहुत बढ़िया काम है, और बहुत, मतलब वो फेमिनिस्ट काम है। तो उसके अंदर एक और अजीब सा जाविया जो खुलता है, एक डायमेंशन है जो आपको एक फेमिनिस्ट स्पेस खोल के रखती है। मैं कहता हूँ कि ये सब इश्यूज खोलने लायक हैं। आप कम्युनलिज्म का इशू विदाउट एड्रेसिंग द कास्ट एंड द जेंडर इश्यूज, और ये सिर्फ रिफॉर्मिस्ट इश्यूज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना काफ़ी नहीं है कि हाँ हम सब इक्वल हैं। आपको इनको इनकी कॉम्प्लेक्सिटी में खोलना होगा। आपने दो चीज़ों का बात किया है यहाँ पर, एक पैशन का बार बार आपने जिक्र किया। हमें ठीक जितना मेरा रीडिंग रहा है कम्युनलिज्म का, उसमें ये बात 1800 के बाद में, जितना पूरा कॉलोनियल पीरियड में एक पूरा एक दौर आया जो आज भी उसी तरह से चल रहा है, कि जब ये कम्युनल वायलेंस के केसेस होते हैं, उसमें जो प्रोसेसन है किसी भी त्यौहार को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, जब जो प्रोसेसन निकलते हैं उस प्रोसेसन के आसपास या उस दौरान कम्युनल वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तरह का ड्राइवर है, और उस प्रोसेसन में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से प्ले करता है। तो डीजे वाला जो डीजे वाले से पहले ढोल था, डीजे आ गया, हाँ वो ठीक है। हाँ। तो एक तरह का वो, जैसे आप पैशन बोलते हैं, एक तरह की वो कम्युनल फ्रेंजी म्यूजिक के थ्रू क्रिएट करता है। आपने जो बोला ना कि इफेक्ट, एक एस्थेटिक्स आपको लाना होगा जो उस पैशन को क्रिएट करे, क्योंकि जो कम्युनलिज्म फैला रहा है वो एक फ्रेंजी क्रिएट करे, उस फ्रेंजी में लोग एक्ट करते हैं। तो ये जो पैशन का आपने बात की कि इसका हिस्टोरिकल हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज है जिसको हम देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटली तो हमारे पास मिलते ही हैं बहुत।
जैसे मज़ारों के ऊपर जो है उसके साथ और भी बड़ी चीज़ें जुड़ी हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू एवरीथिंग। फॉर इंस्टेंस उसके अंदर नशे का इस्तेमाल था, तो मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज़ मुझे उसका पता नहीं है बहुत ज़्यादा, मैंने खुद तो कभी किया नहीं है। लेकिन अगर आप मज़ारों पे गए हैं तो मज़ार के ऊपर पेजेंट्री आई हुई है। तो पेजेंट्री आई हुई है, तो जो आप उससे बात कर रहे हो, बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हम कसूर में थे। कसूर में जब हम थे तो हमें जो है वो उनके मज़ार के साथ एक बड़ा हॉल है, तो उस हॉल में ले गए हमें। तो हम स्टेज को बैठे हुए हैं, मैं था, ध्रुव संगारी था, और एक है लाल खान, वहाँ का कम्युनिस्ट आइकॉन, लंबा चौड़ा बड़ा खूबसूरत। तो लाल खान ने वहाँ तकरीर की। तो उस तकरीर थी कि साहब ये वो जगह है यहाँ पे जब मर गया वो बुल्ले शाह, तो उसकी बॉडी दफन करने के लिए 7 दिन तक कोई मौलवी नहीं आया। तो उसने कहा कि साहब मौलवियों ने इसलिए मना कर दिया कि ये तो मतलब है ही नहीं मुसलमान, ये तो काफिर है, तो हम नहीं इसको दफनाते। तो 7 दिन के बाद उसको दफनाया गया। आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, लेकिन उसने कहानी एक बनाई, और कहानी के बाद कहा कि वो मौलवी सब मर गए, बुल्ले शाह आज भी जिंदा है। ऐसा उसने ना उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा। जो पेजेंट्री के अंदर जो एक करंट तोड़ा ना, वो देखने वाली थी। उसके बाद हमारी बारी आई, मेरी, और भी कुछ लोग थे। गांधी की, महात्मा गांधी की एक ग्रैंड डॉटर भी थी हमारे साथ। उसने भी बोला, शी इज़ नॉट वेरी आर्टिकुलेट बट शी इज़ अ वेरी वेल मीनिंग, बहुत बढ़िया थी वो, लेकिन सुस्त वो था। तो हम थोड़े से मतलब परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर तो होता है वो मदारी टाइप, तो हमने अपना शुरू कर दिया। एक तो हम सरदार सिर के ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, उसके ऊपर आप टेक्स्ट पे टेक्स्ट बोले जा रहे हो ज़बानी, जो कि उनको भी नहीं आती। तो होता क्या था कि वो एक वेव की तरह उठते थे पेजेंट्री, ऐसे पीछे से ऐसे वेव की तरह उठते थे, और नारा उसके साथ चलता था, तेरा शाह मेरा शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह। तो अब आप देखिए, तेरा शाह मेरा शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह। आपने कम्युनलिज्म का सवाल किया ना, तो अब मैं आपको इसके साथ एक इसका जो है ना बताता हूँ किस्सा। किस्सा ये है कि वो ख़त्म हुआ सब, तो बाहर लाए हमें, तो हमें चेयर कर दिया, लोगों ने उठा लिया ऐसे। तो ऐसे वो चेयर करते हुए ला रहे थे हमें बाहर, जो है हमें वो नीचे उतारा। तो पूरी गुज्जर कम्युनिटी थी। ब्रदर, इस शहर में, कसूर में, जितना भी दूध है वो हमारे यहाँ से आता है, और मज़ार पे तो हमारा ही चलता है। तो आज से आप हमारे बिरादर हो गए। तो ये लो गिलास, उन्होंने मुझे गिलास पकड़ाया, कड़े वाला गिलास, इतना बड़ा दूध का है। मतलब आज हम अपनी जो है वो ब्रदरहुड जो है वो कंफर्म करते हैं। अब मैंने पकड़ तो लिया, लेकिन था बहुत बड़ा, और मैं दूध पीता नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने भी जो अपने जो है ना जितने बुजुर्गों को याद करते हुए मैंने कहा, मदन तेरी भी जो है इज्जत का सवाल है। ऐसा नहीं है कि अब दूध आधा छोड़ के बीच में तुमको कहे साहब मेरे से पिया नहीं जा रहा, मुझे उल्टी आ रही है वगैरह वगैरह। मैंने भी किसी तरह से ना, वो भी देख रहे थे, वो भी बदमाश थे, वो देख रहे थे कि अच्छा ऐसा पिया जाएगा कि नहीं पिया जाएगा, तो मैंने पी दिया। कह रहे तो वो एकदम से पर जो है ना वो भंगड़ा टाइप शुरू हो गया कि ये हमारा भाई है, तो ब्रदर हम इंडिया आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। मैंने कहा ये जमजम जैसा होता है। उसके बाद हम बाहर जा रहे थे अपनी जो डेलीगेशन के साथ, वापस हमने लाहौर जाना था। तो मुझे अबडक्ट कर लिया गया वहाँ से। एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, बिलियनर टाइप, उसने अपनी बड़ी रोल्स रॉयस गाड़ी में मुझे अबडक्ट कर लिया। उसने कहा जी आप इसमें नहीं जाओगे, आप हमारे साथ आओगे। उसके अंदर एक फ्रिज लगा हुआ था, एक टेलीविज़न था, पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ था। उसके अंदर हम निकल रहे हैं। कहता है, मैंने कहा मेरा वो वागे जिन्ना के अंदर शाम को कॉन्सर्ट है। कहता पहुंचा देंगे आपको, आप चलिए मेरे साथ। लाहौर के बाहर कोई 10-1 किलोमीटर जब रह गए तो उसने कहा कि 1 मिनट रुकेंगे यहाँ, एक छोटा सा काम है मुझे। वो उतरा, एक उजड़ी हुई एक पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी,
200 साल पुरानी 300 साल पुरानी बिल्डिंग। उसके बाहर उसने अपनी गाड़ी रोकी, उसने गाड़ी का पीछे डिक्की खोली, उसमें झाड़ू निकाला, वो अंदर घुस गया और वो झाड़ू देने लगा। ये मल्टी बिलियनियर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन पाकिस्तान, झाड़ू लगा के आया 10 मिनट के बाद, कहा चलिए जी। हमने कहा ये क्या कर रहे थे आप? उसने कहा कि बात यह है कि बुल्ले शाह को सब याद करते हैं, लेकिन उसको उस्ताद शाह इनायत को सब भूल गए हैं। ये शाह इनायत का बता रहे हैं। तो मैंने तो शाह इनायत तो मुझे भी याद नहीं था उस वक्त। तो उसके घर आ गए, कहना जी बैठो, अब आप जो है कुछ सुनाओ हमें गाने। अब मैं यार बड़ा परेशान। बागे जिन्ना के अंदर, ज़्यादा तो नहीं हो गया, बागे जिन्ना के अंदर हमारा जो है शाम को गाना है हमने, और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ गाओ। मैंने कहा सर ऐसा है कि वो नजम हुसैन सैयद साहब जो हैं वहाँ आ रहे हैं एंड ऑल दैट। कहता आप चिंता ना करो, पता है नजम हुसैन सैयद बहुत बड़ा उनका पोइट है, पंजाबी का सबसे बड़ा पोइट। उसने कहा कि तभी दरवाज़ा खुला, नजम हुसैन सैयद साहब अंदर आ रहे हैं उनकी वाइफ के साथ, समीना जी के साथ, और एक गुरबानी गाने वाला, ये भाई मर्दाना का डिसेंडेंट गुलाम मोहम्मद साहब, वो अंदर आए साथ में तबले वाला, गाने गा रहे थे। वो गुरबानी गा रहा है, हम जो है सुल्तान बाहू गा रहे हैं। अब देखिए, आई एम बॉर्न अ सिख एंड आई एम सिंगिंग हजरत सुल्तान बाहू, आई एम सिंगिंग रूमी, आई एम सिंगिंग whole range of them, and he's singing Guru Nanak, he's singing Guru Arjan. मैंने कहा है कि ये अजीब एक मंजर यहाँ पैदा हो गया है। हालांकि मैं बड़ा टेंस भी था। मैंने कहा मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका नाम अनाउंस हो रहा है स्टेज पे, आप कहाँ बैठे हुए हो? मैंने कहा बाबा ये मुझे पता नहीं है, मैं तो बेगाने शहर में हूँ, अब बाहर निकलूँगा पता नहीं यहाँ कोई सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो कह रहे कि आप क्यों हमारा ख़राब कर रहे हो? ये वाला बंदा कहता है आपको जाना नहीं वहाँ पे आप जाके गाना ही गाओगे ना, आपको हम यहाँ से गाना थोड़ी गवा रहे हैं, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। और वाकई कुछ और हो रहा था। मतलब आई नेवर सीन दिस कि एक नजम हुसैन सैयद साहब हैं जिनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है हर वीक, दे कम टुगेदर पीपल, क्वाइट अ फ्यू पीपल, दे और साथ में मिलके खाना भी खाते हैं। वो बाद में ना बड़ा सिंपल सा खाना मिलता है। उससे पहले 6 महीने से उनके यहाँ पाठ चल रहा है किसका? भाई गुरदास का। भाई गुरदास वो साहब हैं जिनका गुरु ग्रंथ साहब की जो क्रिएशन के अंदर एक मेजर हाथ है, जो कि गुरु अर्जन के रिश्तेदार हैं, क्लोज। और शाम को गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ गाना गा रहे हैं साहब, पिनी रहने रही है चमकन तारे, और मैं गा रहा हूँ साहब के चढ़ चन्ना तो कर रोशनाई, हजरत सुल्तान बाहू का। मैंने कहा यार ये तो अजीब चीज़ है यार, कि एक गुरु नानक के टाइम से चली आ रही फैमिली का एक बंदा जो उजड़ के पार्टीशन के टाइम पे इधर आ गया, जिसके पास यहाँ कोई काम नहीं था, suddenly he discovers his past and he begins to sing Guru Nanak. He's singing Guru Angad, he's singing Guru Amadas, he's singing Guru Ramdas, and singing Guru Arjan. And here is a Sardar who accidentally became a singer, who was a kind of a scholar, was a 2 pence wala scholar. He is singing Hazrat Sultan Bahu, Shah Hussain, Baba Bulle Shah, Ghulam Farid, Baba Farid, all kinds of people. ये जो मंजर है इसको कंफर्म कैसे करें? हाउ डू वी कंफर्म दिस? ये एक मसला उस दिन मेरे सामने, ये दिस मस्ट बी द ईयर 2006, नहीं उससे भी पहले 2005। मैं अभी वहाँ से स्विट्जरलैंड से वापस आया था। मैं वहाँ करता आया था, वो क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड में, इटली, वहाँ पे मैं करता आया था अपनी जो कोलैबोरेशंस विद सम सिंगर्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम इटली एंड फ्रॉम ये क्या कहते हैं अमेरिका।
In fact, I also collaborated with the music composer of फेडरिको फेलिनी की जो आखिरी फिल्में थी, जो नीनो रोटा का असिस्टेंट था, बाद में आखिरी फिल्में उन्होंने उसके साथ की. That was a heady experience. We were doing all kinds of sort of collaborative crossover work. And suddenly we find ourselves here where we are not modern, at least they are not modern people. भाई गुलाम मोहम्मद is traditional. मैं यहाँ पहुँचा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल लिखते हुए ऑन, क्या कहते हैं, बड़े डिफिकल्ट कल्चरल इश्यूज पे, या हिंदू में या जो भी, मैं यहाँ पहुँचा हूँ. एंड सडनली I am now seeing this man sing Guru Nanak with the kind of passion that I haven't seen this side of India. ये मेरे लिए एक नई किताब की शुरुआत थी. और नई किताब की शुरुआत में ये था कि जो पैशन है, चीज़ें ये ऐसे, मैं फिर उसके अंदर मैंने एक थियोरेटिकल इंसाइट निकाला अपने लिए. मैंने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो थक जाते हैं. क्रिएटिव जो एफर्ट्स हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, जैसे कुछ गाने हैं, उनको कुछ देर के लिए, जो हमारे घर में जो जादूगरी केसमेंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े संदूक, उनके अंदर कुछ देर के लिए सुला देना चाहिए. और थोड़ी देर के, मतलब 2-4 महीनों के बाद फिर खोलना चाहिए. आप उसके ऊपर बैठ के रिफ्लेक्शन करो, और जब वापस जाओ तो वो भी कहे कि साहब तूने मुझे बहुत गाते गाते बहुत थका दिया, अब कुछ और कर. ये बहुत बड़ी बात थी. पैशन का भी जो एरिया है वो, गाने को गाने से बियॉन्ड क्या चीज़ लेके जाती है, ये सबसे बड़ा मसला है आज जो एंटी कम्युनल जो फ्रंट के ऊपर. मतलब गाने को गाने के परे क्या चीज लेके जाएगी, जैसे हम कहते हैं पारगामी. ये पारगामी एक्सपीरियंस कैसे पैदा होगा? आप तो यहाँ एक हिंदू मतलब मोहल्ले के अंदर एक मुसलमान मकान नहीं खरीद सकता. एंड दैट माइट वेल बी ट्रू ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑल्सो. आई डोंट नो, क्योंकि ये चीज़ें तो लिस्टेड है ना. तो इंक्लूसिविटी जो है, उसको, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, पहले तो दिमाग और दिल में स्पेस क्रिएट करो ना. बंदा डरता ही रहता है ना. मैं आपको अपने फैमिली की बात बताइए. आपको मेरी फैमिली के अंदर मेरी वाइफ जो है वो कर्नाटका से एक वो मतलब कन्नड़ी की लड़की है. मेरा जो बेटा है वो एक क्रिश्चियन लड़की से ब्याह हुआ है. मेरी जो नीस है वो एक मुसलमान लड़के से ब्याही हुई है. मेरी जो 2 नीसेस हैं उन्होंने हिंदुओं से शादी की है, वगैरह वगैरह. मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है हमारे सामने एक बहुत बड़े पैमाने पे विजिबल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अभी एक रिक्विजिट सेल्फ सेंसरशिप भी है. क्या हम उस सेल्फ सेंसरशिप से बाहर आ सकते हैं? एक बेखौफ ढंग से अपनी प्रैक्टिस में भी. प्रैक्टिस में तो मैं समझता हूँ हम आ जाते हैं. नई नई चीज़ों के साथ जब हमारा ताल्लुक, आज मैं ये पढ़ रहा था जो जब आए अंदर, तो मैं रूमी के वो बंद पढ़ रहा था जो मैंने अपनी गायकी में पहले इस्तेमाल नहीं किए. आज उनको गाते हुए मुझे लगा कि यहाँ इन लोगों को, इन उसमें मैंने कुछ बंद नहीं पढ़े थे क्योंकि शराब का कुछ उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, लेकिन अब मैं उनको गाने जा रहा हूँ. आई एम डेफिनेटली, ये कबीर यात्रा में तो गाऊंगा मैं, क्योंकि हमें ये चीज़ जो है इसको डेफिनेटली पहले तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है. इसके ऊपर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है. इसका कुछ अंदाज़ा मुझे तब हुआ था जब मैंने हबीब साहब के साथ बॉन्ड के अंदर आगरा बाजार किया था. इसका मुझे कुछ अंदाज़ा, हबीब साहब जो कि बिल्कुल उस वक्त लाचार थे, उनकी हिप बोन एक शायद टूटी थी शायद उनकी, और उसके बाद उन्होंने वो ट्राई पावर्ड होता है ना, उसके ऊपर चलना शुरू किया था.
तो वहाँ कुछ लोग वहाँ उनका इंटरव्यू करने आए थे जब हम रिहर्सल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों को, जर्मन्स को, 3 बंदे, एक लड़की थी या 2 लड़कियाँ थी, एक लड़का था, उनका तुम भी आ जाओ ऊपर, बी पार्ट ऑफ द प्ले, कि ये गाने गा रहे हैं तो आप थोड़ा सा डांस करिए इसमें। अब वो उसने कहा जी हम कैसे डांस करें, हमें कुछ बताइए। अब वो ऊपर आए, उन्हें ट्राईपॉड के साथ जो है अपना डांस करने की कोशिश की, वो तो हो नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा एपिफेनिक एपिसोड नहीं है कोई। हबीब साहब, जिनकी उस वक्त कमर झुक रही थी, उन्होंने अपना ट्राईपॉड एक तरफ रखा, खड़े रहे, म्यूज़िक, हम गाने शुरू किए, मैंने अपना हाथ उठाया और एक स्लो पेस में उन्होंने डांस करना शुरू किया। एक वो आदमी जो फिजिकल डिसेबिलिटी में एक उस एक्सटेंट तक पहुंचा हुआ है जिसमें उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। थोड़े महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्या डांस था राग। मैंने कहा यार कि ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है कि वो धीमे धीमे उन्होंने 10 स्टेप लिए और थोड़ी सी स्पेस कवर की। ये एक्सटेंशन है। हम अपने गाने में, अपनी इंटरप्रिटेशन में, अपने बेसिक बुनियादी पैशन में हम वो चीज़ें अपने पैशन को डिफाइन और रीडिफाइन करते हैं। डिफाइन करना एक बात है, उसको रिक्रिएट करना, ये एक ईगो को अपने जो है रिक्रिएट करते जाना, ये मैंने कबीर से सीखा है। और किसी पोइट ने मुझे इतना नहीं ये बात समझाई जितनी कबीर ने समझाई है। एंड टू ए लेसर एक्सटेंट यही बात मुझे बुल्ले शाह ने समझाई है। अपने पोइटिक और अपने एग्जिस्टेंशियल ईगो को रीस्टैब्लिश करना, री इन्वेंट करना, एंड ये मानने से इनकार कर देना कि हो गया है वंस एंड फॉर ऑल, ये बड़ा चैलेंज है सर। मैं लास्ट सवाल आपसे करूँगा 2 चीज़ों पे। एक तो इन इस पोइट्री के, इस ट्रेडिशन के जो इंटरप्रिटेशन का मामला आता है बार बार, उसको हम कैसे इस तरह के एंटी कम्युनल, किसी तरह की प्रोग्रेसिव या एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के लिए, और दूसरा उसको कैसे मास कल्चर में हम तब्दील करें। हमने कुछ हिसाब ने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक कॉन्फिडिंग तरीके से इन दोनों को कैसे, उसको प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन और उसको कैसे मास कल्चर हम बना सकते। देखिए हमारी पहुंच तो है लिमिटेड, ठीक है। अगर आप इसको मास कल्चरल एक फुटिंग्स पे खड़ा करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कई चीज़ें रीडिफाइन करनी पड़ेंगी, जैसे आपको कल्चरल इंडस्ट्री का वेरी नेचर जो है बदलना पड़ेगा। क्या हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम कल्चरल इंडस्ट्री के बरक्स एक ऐसा, जैसे अभी इसके अंदर और इसके अंदर अपने अलग से खतरे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके सामने आपने यूट्यूब मीडिया खड़ा किया टू कंटेस्ट, लेकिन यूट्यूब मीडिया क्या आज थकान के उस कगार पे नहीं पहुंच गया? क्या उनका डिस्कोर्स एक साथ नहीं हो चला है? ये बात सोचने वाली है। तो मैं रेक्विजिट कॉशन के साथ कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको कल्चरल इंडस्ट्री का जो एक क्रिटिक पैदा करना होगा और प्रैक्टिस पैदा करनी होगी, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो आपके पास अवेलेबल है। मैं ये मानता हूं और मेरी नज़र में ये पॉसिबल है कि आप लोग मिनिमल टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिमल एक रेंज ऑफ एक्टिविटी पैदा कर सकते हो। बिकॉज आप इस बात से मत घबराइए कि फला बंदे ने अपना गाना अपलोड किया और उसकी जो है
10 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि आपको शायद पता ही है कि वो मिलियंस जो व्यूज़ होते हैं वो ख़रीदे भी जाते हैं। अब आपके पास 25,000 अगर व्यूज़ आ रहे हैं या 1 लाख व्यू आ रहा है, तो आप उसको 1 करोड़ मानिए। दैट इज़ द एफिकेसी। आप छोटा सा कैमरा लीजिए, आप छोड़िए बड़े कैमरा, आप ना ये बड़े बड़े जो अभी हालांकि वो भी एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे कि आपने कहीं भी आपने उसको लगाया और आप जो है कहीं भी जा रहे हैं और शूट कर रहे हैं, वो मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आप सोफिस्टिकेटेड कैमरा लेंगे तो सोफिस्टिकेटेड कैमरा वो जो है मैक्सिमम 3.5-4 लाख रुपए का आता है। लेकिन अगर डोंट बॉदर अबाउट दैट, यू वर्क विथ बेसिक गोप्रो कैमरास, वो जो है 40-50 हज़ार रुपए के आते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा वॉर्प्ड रहता है इमेज, उसको भी अब टेक्नोलॉजी ने पैसा उसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, यू डोंट इवन नीड अ सेपरेट। वैसे अगर आप चाहें तो अब नया ये पॉसिबल उन्होंने कर दिया कि आप अपना ये जूम जो है उसके अंदर जो है कर सकते हैं, यानी मैं अपना अगर ये इंटरफेस उसके अंदर डालना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इसको आपको अगर एक बहुत ही बड़े सेक्शन ऑफ पीपल तक लेके जाना है तो यू नीड ए काइंड ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ अलायंस। वो अलायंस जो है उसको करने के लिए यू हैव टू सिट डाउन विद सच पीपल। इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है, ये काम करने की जरूरत है। मतलब मेरा कभी कभी मेरे पास जो है ये गोप्रो कैमरा रखा हुआ है, मैं अपने म्यूजिशियंस को कह कह के हार गया हूँ कि भैया लेट्स डू समथिंग विद दिस। मेरे एक दूसरे म्यूजिशियन के पास भी है, हम दोनों के पास अपने कैमरे, कहते हम 2 कैमरा व्यूज लेंगे यार, हमारे पास इंटरफेस है, 2 बंदों के पास 3 बंदों के पास इंटरफेस है। अब उन्होंने इंटरफेस इस दफ़ा अब शुरू किए हैं, वो स्टेज के ऊपर इंटरफेस ले जाते हैं ताकि हमें अपनी क्या होता है, कभी कभी आप जाते हो ना तो आपकी जो वो होती है जो बैलेंस होता है साउंड का वो ठीक ही नहीं होता है। कभी कभी होता है कि बंदा जो आपका बैलेंस करने वाला है वो खुद बहुत कम्युनल है, तो उसको लगता है कि ये बंदों का तो बैलेंस ख़राब कर दो। तो अब उन्होंने इंटरफेस अपने साथ ले जाने शुरू कर दिए हैं, वो अपना इंटरफेस अपना खुद कर लेता है, वो जितना मर्जी बिगाड़े जाए, उसे अपने ये रखा हुआ है अपने दीवार इस पे, उसको पता उसने ख़राब किया, उसने फिर उसको ठीक कर लिया अपने इंटरफेस से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी के ये जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, देन यू स्टार्ट डिसेमिनेटिंग योर वर्क ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, यानी मैं अपने तो हमने हमारे पास तो कोई एडवर्टीजमेंट के चैनल नहीं है। हमने उस दिन बैठे हुए थे तो हम अपना जो है वो देख रहे थे एप्पल का। एप्पल के हमारे जो एक दिन हमें मैसेज आया उनका एप्पल से कि आपके आज 10,000 व्यूज़ हो गए हैं। तो मैंने कहा यार हमारे 10,000 व्यूज़ विदाउट गोइंग एनीवेयर, हमने तो कुछ किसी को बताया भी नहीं है कि एप्पल पे है, 10,000 व्यूज़ हो गए हैं। सो इट्स हैपनिंग। बाकी जो हम काम कर रहे हैं वो है बेसिकली थ्रू आवर वर्क इज थ्रू वर्कशॉप्स and through concerts where we are allowed to talk to the audience on multiple issues. In the beginning, throughout the हम बैठे हुए ट्रांसलेट करते हैं ना, अगर हमारी ऑडियंस जो है उनको नहीं आती हिंदी, बैठे हुए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अंग्रेजी में, विच इज़ वाई वी बीन इनवाइटेड टू दिस स्टैनफोर्ड वाला जो इंस्टीट्यूट है। हम अपना लिमिटेड लेवल पे काम जो कर रहे हैं वो ये है हमें, और इसमें जो है आपको ये भी देखना होगा कि आप किस बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जाने को तैयार हो, किसके साथ नहीं हो। अभी मुझे एक फ़ोन आया कि साहब आपका फला फला कबीर का भजन है, हम अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जलियांवाला बाग पे हम फिल्म बना रहे हैं। तो उसने कहा कि साहब राम माधव साहब को जो है आपका वो वाला भजन बहुत पसंद है। मैंने कहा भाई साहब हमें आप रहने दें, हम इस फिल्म में मतलब शमूलियत नहीं कर सकते हैं। सीधा आपको दूसरी तरफ से आपको इंटाइस करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। काल भैरव का मंदिर है,
आप हमारे यहाँ एक वो कर दीजिए, तो आपकी फीस जो है वील गिव यू 7 इज़ अ बिग अमाउंट। आप आ जाएं। तो काल भैरव के मंदिर में हम नहीं जाएंगे पहले ही। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, उसने कहा नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ लिसन, वहाँ पे वो आ रहे हैं, है ना, उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे, नायडू साहब आ रहे हैं, और वहाँ पे ये आ रहे हैं राजनाथ सिंह। मैंने कहा उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। नहीं हम तो जैसे पैसा अच्छा दे रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, चलता है अपना छोटा मोटा जो है। खानी तो आखिरकार में 2 रोटियां हैं ना आपको, एक सब्जी चाहिए साथ में कुछ थोड़ी सी, दैट्स इनफ, बढ़िया है। तो ये एक तरीका है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप वर्कशॉप्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे, उनका बहुत गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। उसमें चाहे 25 लोग ही हों, पर असर बहुत गहरा है। आपको इतने इनवाइट्स मिलते कैसे हैं? आपको क्यों बुलाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स वाले? इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव व्यू है, और उसके अंदर एक सेल्फ क्रिटिसिज्म का मादा भी है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।